हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस शानदार लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक टाइम ट्रैवल पर जाने वाले हैं। हम बात करेंगे आपकी हिस्ट्री बुक के चैप्टर 3 द दिल्ली सल्तनत की। 1206 से लेकर 1526 तक का ये समय भारतीय इतिहास में बहुत ही अहम है, क्योंकि इस दौरान कई तुर्की और अफगान शासकों ने भारत पर राज किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक में गोता लगाते हैं और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपके एग्जाम्स के लिए एकदम पक्का कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को 6 बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन और गुलाम वंश से, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, उनका प्रशासन और पतन, और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों का एक क्विक रीकैप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, इंट्रोडक्शन और गुलाम वंश। अब ये जो तुर्की और अफगान शासक थे ना, इन्हें सुल्तान कहा जाता था। उस जमाने में इब्न बतूता और मार्को पोलो जैसे कई विदेशी यात्री भारत आए थे, और उनके लिखे हुए किस्सों से हमें पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 मुख्य वंश यानी डायनेस्टीज हुईं। अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बना लीजिए। शुरुआत होती है 1206 में स्लेव डायनेस्टी से, फिर 1290 में खिलजी, 1320 में तुगलक, 1414 में सैयद और 1451 में लोधी डायनेस्टी आई, और फिर 1526 में दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया। इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी एग्जाम्स में बहुत काम आती है। तो पहली डायनेस्टी थी गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उनके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बने। इल्तुतमिश बहुत ही होशियार थे। उन्होंने शासन को अच्छे से चलाने के लिए एकता नाम का एक सिस्टम शुरू किया और 40 वफादार सरदारों का एक खास ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा कहा गया। उन्होंने कुछ नए सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अब इल्तुतमिश के बाद कहानी में एक बड़ा ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उनकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली इकलौती महिला शासक थीं। रजिया बहुत ही काबिल और समझदार थीं। वो घुड़सवारी करती थीं और बिल्कुल एक राजा की तरह फैसले लेती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। पर क्यों? दरअसल उस जमाने के जो अमीर और दरबारी थे, उनकी सोच बहुत रूढ़िवादी थी। उन्हें किसी महिला के आदेश मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एक योग्य शासक होने के बावजूद उन्होंने रजिया सुल्तान को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। रजिया के हटने के बाद दरबार में काफी अफरा तफरी मची रही, और फिर गद्दी पर बैठा एक बेहद ही कड़क सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने देखा कि ये दरबारी तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, तो उसने ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसका सीधा सा मतलब था बेहद सख्त और कठोर शासन। उसने इल्तुतमिश के बनाए हुए उस चालीसा ग्रुप की पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया। साथ ही उसने पूरे राज्य में जासूसों का एक जाल बिछा दिया और दरबार में सिजदा की प्रथा शुरू की, यानी हर किसी को सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर झुककर सलाम करना होता था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, द खिलजी डायनेस्टी। साल 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत होती है। इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, वो थोड़े कमजोर और नरम स्वभाव के थे, लेकिन असली ताकत उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में थी, जो बाद में सुल्तान बना। स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने दरबारियों की प्राइवेट पार्टियों पर ही रोक लगा दी, ताकि वो उसके खिलाफ कोई साजिश न कर सकें। बाजार में रोजमर्रा की हर चीज के दाम फिक्स कर दिए गए। उसका जासूसी सिस्टम बहुत तेज था, और सेना को मजबूत रखने के लिए उसने हर सैनिक का हुलिया नोट करवाने और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू की। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3, द तुगलक डायनेस्टी। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का एक पूरा शहर और किला बनवाया। उसने जनता की भलाई के लिए भी काफी काम किए, लेकिन उनकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई। जब वो बंगाल से लौट रहे थे, तो स्वागत के लिए बना एक बड़ा सा लकड़ी का गेट उनके ही ऊपर गिर गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद गद्दी पर बैठा उनका बेटा जौना खान। और पता है, यही जौना खान इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। इतिहासकार इसे मिश्रण का पुतला यानी मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंसान बेहद बुद्धिमान था। इसके आइडियाज बहुत ही शानदार होते थे, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका इतना खराब था कि उसका हर प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उदाहरण के लिए, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, लेकिन लोगों को इतनी दूर पैदल ले जाने में बहुत से लोग रास्ते में ही मारे गए और आखिर में उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फिर उसने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, तो लोगों ने अपने घरों के बर्तनों से ही नकली सिक्के छापने शुरू कर दिए, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उसने दुनिया जीतने का सपना भी देखा,
लेकिन उसकी सेना हिमालय की ठंड में ही खत्म हो गई। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि लाइफ में सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है, आपका एग्जीक्यूशन भी एकदम सही होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने लड़ाइयों के बजाय शांति और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने किसानों के लिए ओल्ड यमुना कैनाल बनवाई और फिरोज शाह कोटला जैसी कई शानदार इमारतें खड़ी की। लेकिन उनके मरने के बाद तुगलक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। कई इलाके आज़ाद हो गए और फिर 1398 में विदेशी हमलावर तैमूर ने भारत पर एक बहुत ही भयानक हमला किया और दिल्ली को बुरी तरह लूट लिया। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 4 पर, सैयद और लोदी डायनेस्टीज। तैमूर के दिल्ली से जाने के बाद 1414 में सैयद वंश आया, जो बहुत ही थोड़े समय तक चला। उसके बाद आए दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल आखिरी शासक, लोदी डायनेस्टी। इनमें सिकंदर लोदी नाम के सुल्तान ने आगरा शहर बसाया था, लेकिन उनका जो बेटा था इब्राहिम लोदी, वो बहुत ही क्रूर और गुस्सैल सुल्तान था। उसके दरबारियों ने उसकी हरकतों से तंग आकर काबुल के राजा बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया और फिर 1526 में पानीपत के मैदान में वो ऐतिहासिक लड़ाई हुई जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5, एडमिनिस्ट्रेशन और सल्तनत का पतन। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य बिना किसी सिस्टम के तो चल नहीं सकता था, राइट? इसे चलाने के लिए मुख्य रूप से 4 डिपार्टमेंट्स होते थे। स्टूडेंट्स, इन नामों को तो आप रट ही लीजिए, ये शॉर्ट आंसर्स में पक्का पूछे जाते हैं। पहला था दीवाने विजारत, जिसका हेड वजीर यानी चीफ मिनिस्टर होता था। सेना को सैलरी देने वाले अधिकारी को बख्शी कहते थे। न्याय और कानून के हेड को काजी उल कुजात कहा जाता था और जो जासूस होते थे वो चीफ बरीद के अंडर काम करते थे। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सल्तनत खत्म कैसे हो गई। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसके कई कारण थे। पहला, ज्यादातर सुल्तान बहुत ही तानाशाह किस्म के होते थे। उन्होंने हिंदुओं पर जजिया नाम का टैक्स लगाया और कई मंदिर तोड़े, जिससे आम जनता उनके सख्त खिलाफ थी। उनकी सेना में अनुशासन की कमी थी। जागीरदारी सिस्टम ने दरबारियों को बहुत ताकतवर बना दिया था, जो हमेशा सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की फिराक में रहते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, राजा के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसका कोई फिक्स नियम था ही नहीं। इसलिए भाइयों में हमेशा गद्दी के लिए खून खराबा होता था। ऊपर से मंगोलों के बार बार होने वाले हमलों ने भी साम्राज्य की नींव को पूरी तरह खोखला कर दिया था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, टर्म्स और रिकैप। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक बहुत ही क्विक रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहला जरूरी शब्द है इक्ता। इक्ता का सिंबल सा मतलब होता है जमीन का वो टुकड़ा जो सुल्तान अपने अफसरों को नकद सैलरी देने के बजाय देता था, यानी सीधे सीधे पैसे नहीं है, इसके बदले आप ये जमीन रख लो। इस सिस्टम को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है जजिया, जाजिया। ये एक तरह का स्पेशल टैक्स था जो सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों से, यानी जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उनसे वसूला जाता था। तीसरा शब्द है चालीसा। चालीसा, आपको याद है ना, ये चालीसा बहुत ही ताकतवर और वफादार दरबारियों का एक ग्रुप था जिसे इल्तुतमिश ने सरकार को अच्छे से चलाने के लिए बनाया था। लेकिन हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि बाद में बलबन ने इनकी सारी ताकत को कैसे कुचल कर रख दिया था। चलिए अब पूरे चैप्टर की एक मेंटल फोटो खींच लेते हैं। कहानी शुरू की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश का सबसे महान और सख्त राजा अलाउद्दीन खिलजी था। मोहम्मद बिन तुगलक के सारे एक्सपेरिमेंट्स जल्दबाजी की वजह से फेल हो गए। 1526 के पानीपत युद्ध में बाबर ने लोदी वंश को हरा दिया और मुगल राज शुरू हुआ। और हाँ, एक खास बात, इस पूरे सल्तनत काल के दौरान कला और वास्तुकला में भी बहुत विकास हुआ और मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हुईं। जाते जाते मैं आपके लिए एक दिमागी कसरत छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की जगह होते तो उन नकली तांबे के सिक्कों को अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद करने से कैसे रोकते? क्या आप सिक्कों पर कोई खास सरकारी मोहर लगाते या कोई नया सख्त कानून बनाते? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस लेसन में पूरे फोकस के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिस्ट्री एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरह इतिहास के मजे लेते रहिए।